हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। कल हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चन। आज देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, कैपिटलिस्टिक रूल्स ऑफ द गेम, इम्बॉडीड टेक्निकल चेंज, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक मिनट देखिएगा भाई, कैपिटलिस्टिक रूल्स ऑफ द गेम किसका गिवन है भाई? कैपिटलिस्टिक रूल्स ऑफ द गेम जॉन रॉबिन्सन का भाई। इम्बॉडीड कल भी आपको बताया था, इम्बॉडीड टेक्निकल चेंज आपको लिखवाया था, डिसइम्बॉडीड टेक्निकल चेंज आपको लिखवाया था। क्या होता है इम्बॉडीड टेक्निकल चेंज? जब नई टेक्नोलॉजी या नया इनोवेशन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बॉडीड टेक्निकल चेंज। डिसइम्बॉडीड टेक्निकल चेंज क्या होता है? इनपुट को ही एफिशिएंट यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, उसको बोलते हैं डिसइम्बॉडीड टेक्निकल चेंज। तो रॉबर्ट सोलो ने दी इम्बॉडीड जो टेक्निकल चेंज है वो गिवन है रॉबर्ट सोलो का, लेकिन उसने अपने मॉडल के अंदर यूज किया है डिसइम्बॉडीड टेक्निकल को। क्लियर है? इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी किसका गिवन है कॉन्सेप्ट? कार्ल मार्क्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका गिवन है भाई? कौन पब्लिश करता है एचडीआई को? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब आया था एचडीआई? 1990। किसका गिवन है? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक का गिवन है। क्लियर? थ्री इंडिकेटर्स लेके चलता है वो, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। डिपेंडेंस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज इज द मेन काज फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मर। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अभी देखिए, कॉमन सेंस से यूज कीजिएगा। डिपेंडेंस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अंडर डेवलप कंट्री की डिपेंडेंसी किसके ऊपर? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। मेन काज, इसको अंडरलाइन कीजिएगा अभी, मेन काज को। मेन काज है किसका? अंडर डेवलपमेंट ऑफ द, फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मर। ये बोल रहा है भाई कि अंडर डेवलप जो कंट्रियां हैं वो अंडर डेवलप इसलिए हैं क्योंकि वो डेवलप कंट्रियों पर डिपेंड करती हैं। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। ऐसा तो नहीं है भाई, और भी बहुत से कारण देखिएगा। ये रीजन हो सकता है लेकिन मेन काज नहीं है भाई। अरे देखिएगा, अगर मैन काज होता तो भाई कोई भी अंडर डेवलप जो कंट्री है वो डेवलप कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं होती। समझ रहे हो भाई? अरे अगर अंडर डेवलप कंट्री का डेवलप कंट्री के साथ रिलेशन ना रखने से अंडर डेवलप कंट्री डेवलप होती है, तो कोई भी अंडर डेवलप कंट्री के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। समझ रहे हो भाई? तो देखिएगा, हाँ इफेक्ट पर देखिएगा, डेवलप कंट्री का अंडर डेवलप कंट्री के, जब डेवलप कंट्री अंडर डेवलप कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो इफेक्ट होता है। अरे नेगेटिवली इफेक्ट होता है अंडर डेवलप कंट्री को, लेकिन उसका ये मेन काज नहीं है कि अंडर डेवलप कंट्री इसलिए अंडर डेवलप है क्योंकि वो डेवलप कंट्री के साथ रिलेशन में। क्लियर? तो ये मेन काज नहीं होगा भाई, तो इसलिए ए तो रॉन्ग है भाई। नेक्स्ट क्या बोला? दिस इज बिकॉज ऑफ, यह किस लिए भाई? दिस इज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकली इवोल्यूशन ऑफ ए हाईली अनइक्वल इंटरनेशनल कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ रिच पुअर कंट्री रिलेशनशिप। ये बोलता है भाई कि ये जो अमीर अमीर जो देश है और ये गरीब देश है, ये इनका जो मेन कारण है वो क्या है भाई? हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, यानी कि हिस्टोरिकल जो चेंज हुआ था उसकी वजह से जो अंडर डेवलप कंट्री है वो अंडर डेवलप है, डेवलप कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। क्लियर है? तो ये भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि देखिएगा चाइना पहले क्या थी भाई? एक अंडर डेवलप कंट्री थी, लेकिन वो अब डेवलप कंट्री बन चुकी है भाई। क्यों? खुद के दम पर भाई। अरे चाइना अंडर डेवलप कंट्री थी लेकिन अब वो एक डेवलप कंट्री बन चुकी है। और इसके पीछे क्या कारण है भाई? इसके पीछे कोई किसी का, अरे उसकी खुद की कामयाबी है ना भाई इस चीज के पीछे। समझ रहे हो भाई? तो वो नरकसे का है ना भाई कि एक अंडर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप क्यों है, यानी कि एक गरीब देश जो है वो गरीब क्यों है? क्योंकि वह गरीब है। समझ रहे हो? इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं भाई, ना कि कोई एक रीजन। क्लियर? इसलिए बहुत जो स्टेटमेंट है बहुत इनकोरेक्ट है भाई। बोथ ए एंड आर इनकोरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीवेंट फॉर वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज? देखिएगा, वैगनर का लॉ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज का क्या बोलता है अभी वैगनर? कि जब भी कोई एक कंट्री जो है ग्रोथ करती है तो वहाँ का गवर्नमेंट सेक्टर भी ग्रोथ करता है। कैसे ग्रोथ करता है भाई? नए, या तो नए नए, देखिएगा फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए नई इंडस्ट्री आती है वहाँ पर, पुरानी इंडस्ट्रियाज होती है उनका भी जो क्षेत्र है वो इंक्रीज हो जाता है। दोबारा देखिएगा, वैगनर क्या बोलता है अभी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज के अंदर, कि जैसे ही कोई कंट्री ग्रोथ करती है तो उसके अंदर स्टेट का जो रोल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है भाई?
कैसे बढ़ जाता है भाई? क्योंकि वो नई नई इंडस्ट्री को लगाता है और पुरानी जो इंडस्ट्री होती हैं उनका भी जो है डेवलपमेंट तेजी से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये बोल रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन ए स्मूथ एंड कंटिन्यूस मैनर। ये बोल रहा है भाई इज रिलीवेंट, कि रिलीवेंट कौन सा है? ये बोल रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट बोल रहा है भाई। देखिएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेगा वैगनर की हाइपोथेसिस और वाइजमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस, वाइजमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस। तो वाइजमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस में प्रोडक्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ता है? स्टेप बाय स्टेप, अरे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है भाई। और वैगनर के अंदर कैसे बढ़ता है भाई? स्मूथ एंड कंटिन्यूस मैनर, स्मूथली इंक्रीज होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन ए स्मूथ एंड कंटिन्यूस मैनर, ये बोल रहा है डज नॉट, इसीलिए गलत है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन स्टेप लाइक फैशन, गलत भाई। स्टेप लाइक फैशन किस में बढ़ता है? पिकोक हाइपोथेसिस, वाइजमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस के अंदर। वैगनर देखिएगा, तीन हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनेंस के अंदर। वैगनर हाइपोथेसिस, वाइजमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस, और थी भाई कॉलिन क्लार्क की पब्लिक लिमिट हाइपोथेसिस थी भाई वो। कॉलिन क्लार्क की 25% तक ही एक्सपेंडिचर होना, सॉरी गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इकोनॉमी के टोटल जीडीपी के 25% तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा इंटरफेयर होगा गवर्नमेंट का तो उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है भाई। तो देखिएगा थर्ड को पढ़ के देखिएगा, देयर आर इनहेरिएंट टेंडेंसीज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली। ये देखिएगा क्या बोल रहा है भाई, कि वहां पर हिंदी के अंदर पढ़ के देख लीजिएगा भाई, इसको देखो। सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ती हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है भाई, ये वही बात है भाई, कि नई नई, जैसे मान लीजिए कि नई इंडस्ट्री लगाई और पुरानी इंडस्ट्रियों का विकास करना। या आप एक्सटर्न एक्सटेंसिवली में क्या ले सकते हो भाई, नए स्कूल, न्यू स्कूल ओपन करना। ठीक है। और इंटेंसिवली में क्या ले सकते हो भाई, पुराने स्कूलों को ठीक करना। समझ रहे हो भाई, ओल्ड स्कूल को ठीक करना, उनके ऊपर खर्चा करना। ठीक है। तो क्या बोलता है भाई कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नए नए स्कूल खुलवाता है और पुराने जो स्कूल है, और ये एक सेंस लिए सिर्फ स्कूल की, क्लियर है कि नए नए कार्य में इन्वेस्टमेंट होता है और पुराने जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पर किया गया है वहां पर भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। क्लियर है। तो सी तो ठीक है भाई। अब डी को पढ़ के देखिए, इकोनॉमी ग्रोज फास्टर देन द गवर्नमेंट सेक्टर, गलत भाई। गवर्नमेंट सेक्टर ग्रो फास्टर देन द इकोनॉमी, समझ रहे हो? अरे अब इसी क्वेश्चन से वैगनर की जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता लगा है। सबसे पहले क्या पता लगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करता है स्मूथ एंड कंटिन्यू मैनर में। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन स्टेप लाइक फैशन, नहीं भाई, स्टेप लाइक किस में इंक्रीज करता है? पिकॉक एंड वाइजमैन में। देर आर इनहेरिटेंट टेंडेंसी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली। इकोनॉमिक ग्रो फास्टर, गलत। गवर्नमेंट सेक्टर ग्रो फास्टर देन द इकोनॉमी, क्लियर है? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, द शेयर ऑफ द टैक्स बोर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर, कि जो बेचने वाला है उसके ऊपर टैक्स जो है, टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़े। ऐसा कब हो सकता है? जब इलास्टिसिटी ज्यादा हो। सिंपल सी बात। अरे जिसकी डिमांड जितनी ज्यादा इलास्टिक उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट। तो पढ़ के देखिएगा, इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक, गलत। इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन इलास्टिक, वही बात है, गलत। इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज ग्रेटर इलास्टिसिटी, यस। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज लार्जर, ये भी गलत। अगर, देखिएगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लार्जर है, लार्जर होती तो सेलर के ऊपर टैक्स कम पड़ता। अरे समझ रही हो ना? अरे अगर बेचने वाले की इलास्टिसिटी ज्यादा होती तो सेलर के ऊपर टैक्स क्या होता भाई? कम। इसने पूछा ज्यादा कब होगा, ज्यादा कब होगा? जब डिमांड वाले की इलास्टिसिटी ज्यादा हो और सेलर वाले की इलास्टिसिटी कम हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड, तो ये आपको मैं करवा चुका हूँ भाई पहले भी बहुत बार, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है? सारा का सारा खर्चा वहां पर जिससे कोई फिजिकल गुड्स क्रिएट ना होती हो, क्लियर? तो ये खर्चा जो था दो जगह पे होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लीजिएगा भाई, देखिएगा, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉन प्लान के अंदर आते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया अभी। इंटरेस्ट पेमेंट आती है अभी नॉन प्लान के अंदर, सब्सिडी भी नॉन प्लान के अंदर आती है, ग्रांट इन एड भी नॉन प्लान के अंदर आती है। और नॉन प्लान के अंदर क्या क्या आता है यहीं पे लिख लीजिएगा, डिफेंस,
सैलरी, पेंशन, ये सभी किसके अंदर आते हैं भाई? नॉन प्लान के अंदर। और प्लान के अंदर यहाँ से भी हमें क्या पता लगा? लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस किसके अंदर आता है भाई? प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 2 3। और इसके ऊपर ये लिख लीजिएगा डिफेंस, सैलरी, पेंशन, ये सभी भी किसके अंदर आते हैं? अरे एक याद रख लो सिर्फ आप, जो कम है। जैसे आप याद रखोगे भाई प्लान के अंदर कौन कौन सा आता है। अभी तक हमें ये पता लगा भाई कि प्लान के अंदर कौन कौन सा आता है। लोन टू पब्लिक एंटरप्राइज, जितने बचे हैं वो सारे किस में चले गए फिर? नॉन प्लान में। समझ रहे हो ना? दोनों में से एक को याद करो, सेकंड ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इन द फॉर्म ऑफ। देखिएगा भाई, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के तहत आता है भाई। फाइनेंस कमीशन में जो टैक्स शेयरिंग होती है वो आर्टिकल, अरे देखिए अब कौन सा चला हुआ अभी? 15th फाइनेंस कमीशन 2026 तक, 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये आपको आज नोट सेंड करूंगा अभी 15th फाइनेंस कमीशन का। 15th फाइनेंस कमीशन, एन के सिंह इसके चेयरमैन है भाई। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है भाई? एन के सिंह। क्लियर है? तो 15th फाइनेंस कमीशन 2026 तक चलेगा भाई। अब इसमें क्या बताया गया अभी 15th फाइनेंस कमीशन में कि 41 पर, अब शायद कम कर दिया भाई, आई थिंक 40%, 41% था 14th फाइनेंस कमीशन में। 14th फाइनेंस कमीशन में 41% का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद टोटल टैक्स का 41% जो है वो टैक्स शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है? टोटल टैक्स का कितने परसेंट भाई? 41% स्टेट में बांटेगी। ठीक है, अब ये शायद भाई 40% कर दिया है आई थिंक। क्लियर है? मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, एक मिनट भाई वेट कीजिए, बताता हूँ। नोट्स भी सेंड कर दूंगा भाई आज आपके पास। ये देखिएगा भाई 15, मैं 15th फाइनेंस कमीशन कंप्लीट करवा रहा हूँ भाई यहाँ पर, इसी क्वेश्चन पर सेंड कर रहा हूँ भाई आपके पास ग्रुप के अंदर 15th फाइनेंस कमीशन। देखिएगा। द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी formed by the President of India to give suggestion on center-state financial relation. The 15th Finance Commission Chairman, Mr. N.K. Singh, was required to submit two reports. The first report consists of recommendation on the for the financial year 2020-21 was tabled in Parliament in February 2020. The final report with recommendation for the 2021 to 26 period was tabled in Parliament on February 1st, 2021. की रिकमेंडेशन देखिएगा 15th फाइनेंस कमीशन की पॉइंट्स देखिएगा भाई। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस 10, अरे इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, छोटा सा भी एक पेज का 15th फाइनेंस कमीशन, तो इसको एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। द शेयर ऑफ स्टेट इन दी सेंट्रल टैक्सेस फॉर दी 2021-26 पीरियड इज रिकमेंडेड बाय दी 41%, सेम एज डेट फॉर दी 2021-20 दिस इज लेस देन दी 42। अच्छा ओके ओके भाई, देखिए 41% है भाई। अब करंट टाइम में कितना है भाई? 2021-26 के लिए कितना परसेंट शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी? 41%। ठीक है भाई, 2021 से 26 के लिए लिमिट है, लेकिन जो 14th फाइनेंस कमीशन में लिमिट थी ना इसकी, कितनी थी? 42%। अरे याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंटर टैक्सेस, द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर टैक्सेस फॉर द 2021-26 पीरियड इज रिकमेंडेड टू बी 41%। क्लियर है भाई? This is less than the 42% share recommended by the 14th Finance Commission. 14th फाइनेंस कमीशन में दो जिसका टाइम पीरियड था 2015 से 2020, उसमें कितना था भाई? 42% शेयर था। तो शायद ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 के अंदर। 2021 के अंदर जो यूजीसी इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है भाई, उसके अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कितना परसेंट कर दिया गया अब की बार भाई? 41%। ठीक है। दी एडजस्टमेंट ऑफ 1%, ये 1% कम क्यों किया भाई? क्योंकि जो न्यू टेरिटरी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई ना, कौन कौन सी बनी अभी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वहां पर 1% जो टैक्स है उसका यूज वहां पर किया जाएगा। कहां पर भाई? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर।
ठीक है भाई। अब देखिएगा क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन देखिएगा आपको जब गाडगिल फॉर्मूला करवाया था भाई, गाडगिल फॉर्मूला जब आपको इंडियन इकोनॉमी का बेसिक करवा रहा था तब आपको बताया था गाडगिल फॉर्मूला। गाडगिल फॉर्मूला ने सबसे पहले बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे करेगी। ठीक है, तो गाडगिल फॉर्मूला के बाद अब 15 फाइनेंस कमीशन, अब इसमें 14 फाइनेंस कमीशन में देखिएगा 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर ही आपको 14 फाइनेंस कमीशन साथ में मिलेगा भाई, क्राइटेरिया फॉर डिवेल्युएशन लिखा हुआ। या एक मिनट रुकिएगा भाई, मैं इसी के अंदर ओपन करता हूँ भाई। वेट कीजिएगा भाई।
देखिएगा भाई, देखो भाई, देखिएगा भाई, the finance commission is constitutional body by the president of India is gives suggestion to center state financial relation. The fifth, एक मिनट, फाइल ओपन नहीं हो रही भाई इसके अंदर। तो आप ऐसे देख लीजिएगा भाई, खुद ओपन कर लेना भाई, मैं सेंड कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर, तो देखिएगा। देखो भाई, 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन है वो कैसे होगा, देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन होगा भाई, क्राइटेरिया फॉर डिवोल्वेशन, इनकम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन 1971 के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक प्रेफरेंस, सॉरी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। देखिएगा, 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर क्या है भाई, ये 14th का लिख रहा हूँ मैं, ये 15th फाइनेंस कमीशन का। नोट्स के अंदर आपको सब मिलेगा। देखिए, इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना था 14th फाइनेंस कमीशन में, 50%। और इसमें कितना है भाई 15th फाइनेंस कमीशन में, 45%। एरिया के अकॉर्डिंग है 15% 14th में, और अब की बार भी कितना है 15%। पॉपुलेशन 1971 के अकॉर्डिंग 14th फाइनेंस कमीशन में था 17.5%, और 15th फाइनेंस कमीशन में है 0 भाई, कोई भी इसका शेयर ही नहीं लिया अब की बार। पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग था 10% 14th फाइनेंस कमीशन में, और अब की बार लिया है पॉपुलेशन 2011 की के अकॉर्डिंग 15%। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग ली गई है, पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। कलियर, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी ली गई थी और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी ली गई थी। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 14th फाइनेंस कमीशन में कुछ भी नहीं था भाई शेयर इसका, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में 12.5% शेयर है। फॉरेस्ट कवर में 14th फाइनेंस कमीशन में शेयर था 7.5%। तो ये याद रखना अभी आपको
कि फॉरेस्ट कवर में कितना 14th का था और 15th का अब की बार कितना है भाई, 0, कोई शेयर नहीं लिया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का कोई शेयर नहीं था, 14th में टैक्स एंड फिजिकल का कोई शेयर नहीं था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10% शेयर दिया गया है और 2.5% शेयर दिया गया है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के लिए। क्लियर है भाई। तो ये 14th फाइनेंस कमीशन में दिया गया है भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना आपको कि एरिया के अकॉर्डिंग कितना है, अब की बार कितना है, पिछली बार कितना था, अब की बार पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब उसके बाद देखिएगा भाई, फिजिकल डेफिसिट एंड डेप्ट लेवल्स, द कमीशन suggested they bring out down fiscal deficit to 4% of GDP। देखिएगा भाई, इसके अंदर जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर क्या टारगेट लिया गया है भाई, कि फिजिकल डेफिसिट है जो है उसको 4% तक हम लेके आएंगे जीडीपी के 2025-26 तक। 15th फाइनेंस कमीशन का क्या टारगेट है भाई, कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको हम 4% तक लेके आएंगे जीडीपी के, कब तक, 2025-26 तक। तो ये भी लिख लीजिएगा भाई। For state, it recommended the fiscal deficit limit as percent in the 3.03 during the service। और स्टेट के लिए क्या लिमिट रिकमेंड की गई है भाई, एक मिनट भाई, स्टेट के लिए लिमिट रिकमेंड की गई है जिसकी, फॉर स्टेट रिकमेंड द फिजिकल डेफिसिट लिमिट 4% तो है भाई 2021-22 के लिए। स्टेट के लिए लिमिट क्या है भाई, 4% 2021-22 के लिए, और 3.5% 2022-23 के लिए, 3% 2023 से 26 के लिए। ठीक है भाई, तो इतना याद रख लेना भाई, इनफ एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग वर्थ undertaking revenue mobilization जीएसटी। बस भाई इतना कीजिएगा भाई आप। ठीक है भाई, 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर इनफ है भाई। देखिएगा भाई, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिएगा, फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 280 के तहत टैक्स शेयरिंग करता है भाई सेंटर टू स्टेट में। दो आर्टिकल नंबर 292 लिखिएगा भाई, आर्टिकल नंबर 292, आर्टिकल नंबर 292 जो है वो किसके लिए है भाई, आर्टिकल नंबर 292, सेंटर बोरो कर सकती है डोमेस्टिक और फॉरेन, सेंटर बोरो करती है डोमेस्टिक और बोरो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भाई, आर्टिकल नंबर 292 के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, 293, आर्टिकल नंबर 293, स्टेट कैन बोरो फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट बोरो कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्टिकल नंबर 293 के तहत। क्लियर है भाई, तो ये आर्टिकल लिख लीजिएगा भाई सभी। ठीक है जी। तो अब देखिएगा क्या बोल रहा है भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स शेयरिंग, बिल्कुल भाई, लोन देती है बिल्कुल, ग्रांट इन एड, यस, ग्रांट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी 5 ईयर प्लान बनाएगी। क्लियर, तो बिल्कुल रॉन्ग है भाई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते हो भी आप क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया। अरे मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ सभी को, लेकिन कोई भी स्टूडेंट फोकस करने के लिए तैयार नहीं है, कि सभी स्टूडेंट एक अलग से 3-4 पेज की या एक नोटबुक लीजिएगा, उसके अंदर जो जो ऐसे हैं भाई जो आपको याद करने हैं उन सभी को उसके अंदर लिख लीजिएगा। जैसे आपके पास ग्रुप में सेंड किया था 2020-21 का डाटा, अरे 2020-21 का डाटा आपके पास सेंड किया था, तो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट ने इस तरीके से नोट्स बनाए हुए थे, तो आप भी उसी तरीके से नोट्स बनाए, उसमें लिख लीजिएगा सर्विस टैक्स कब आया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब आया, पर्सनल इनकम टैक्स कब आया, एक्सपेंडिचर टैक्स कब आया। समझ रहे हो, अरे सारे डाटा को एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि उसको डेली आप 10 मिनट भी दे दोगे ना तो सब कुछ इजीली आपको याद हो जाएगा। अरे समझ रहे हो भाई, सभी डाटा को अलग से लिख लीजिएगा। क्लियर है,
ताकि आपको जब भी, या जैसे अभी ये हमारा क्वेश्चन आया 32 नंबर, अब आपको इंडियन इकोनॉमी का नोट्स ओपन करना होगा इसके लिए। क्लियर है। तो सर्विस टैक्स कब आया था भाई? 1995 के अंदर। तो अभी भी हमारे पास टाइम है भाई। अरे मुश्किल से 30 दिन है भाई, तो इनमें दिन रात एक कर दो। क्लियर है। अरे या तो 30 दिन पढ़ लो भाई, नहीं तो नेक्स्ट बैच के लिए तैयार हो जाओ। अब डिसीजन आपको लेना है भाई इसका। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005 के अंदर आया था भाई। पर्सनल इनकम टैक्स सबसे पहले कब आया था? 1860 के अंदर। एक्सपेंडिचर टैक्स आया था 1987 के अंदर आया था भैया। ठीक है भाई, तो देख लेना भाई, इनको मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। द टैक्स विच कैल्डर रिपोर्ट कब आई थी भाई? 1956 के अंदर। द टैक्स विच कैल्डर प्रपोजल फॉर इंडिया इन 1956 टू चेक टैक्स एविजन सप्लीमेंटिंग इनकम टैक्स। बोल रहा है 1956 में जो कैल्डर रिपोर्ट आई थी वो किन टैक्सों के लिए आई थी? ऑल ऑल आर करेक्ट आंसर आएगा भी। कैपिटल गेन टैक्स के लिए भी आई थी, एनुअल टैक्स ऑन वेल्थ के लिए भी, पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स के लिए भी, गिफ्ट टैक्स के लिए भी। क्लियर है। गिफ्ट टैक्स कब आया था? 1956 के अंदर आया था भाई गिफ्ट टैक्स। क्लियर है। और ये बंद कर दिया गया था भाई 1992 में आई थिंक। क्लियर है भाई। आगे देखिएगा अभी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग, डंपिंग अक्कर्स। डंपिंग क्या होता है भाई? अरे डंपिंग क्या होता है? तो आपको डंपिंग की सभी टाइप्स भी करवाई थी भाई। क्या होता है भाई डंपिंग? अरे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपको डंपिंग करवाया था भाई डिटेल के अंदर। तो बताइएगा भाई डंपिंग क्या होती है? अरे डंपिंग क्या होती है भाई? खुद की कंट्री के अंदर तो खुद, यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर खुद की कंट्री से महंगा सेल, अरे खुद की कंट्री में तो प्राइस हाई चार्ज करना, और फॉरेन कंट्री के अंदर प्राइस लो चार्ज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डंपिंग। और डंपिंग के टाइप भी थे भाई। अरे डंपिंग के कौन कौन से टाइप थे? प्रीडेटोरी डंपिंग थी, स्पोर्डिक डंपिंग थी। क्लियर है भाई। तो इंडियन नोट्स निकालिएगा भाई, इंटरनेशनल ट्रेड का नोट्स निकालिएगा, और वहां पर निकालिएगा भाई डंपिंग। देखिएगा भाई डंपिंग किसकी गिवन है भाई? डंपिंग एल्सवर्थ एंड लीथ की गिवन है भाई। फॉरेन मार्केट में कम कीमत पर बेचना और डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करना। तो एक तो होती है हमारी परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या होता है भाई? जब डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि देखिएगा, जब डोमेस्टिकली तो उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड हमारी इनइलास्टिक हो, लेकिन फॉरेन मार्केट के अंदर डिमांड उसकी प्रोडक्ट की हाईली इलास्टिक हो, तो हमारी मजबूरी। अरे देखिएगा, ऐसा हमेशा होता भी, आगे शायद एक क्वेश्चन भी पूछेगा भी ऐसे आपसे, कि अगर कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ओलिगोपोली स्ट्रक्चर मार्केट में है, तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर, वो उसको कैसी मार्केट मिलेगी आगे जाकर? तो पक्की बात है आगे चलकर उसको मोनोपोली तो मिलने से ही। अरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सी, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ एक मार्कर की, ठीक है, इंडिया के अंदर मार्कर की कंपनी है सिर्फ 5, तो ओलिगोपोली मार्केट है। ठीक है भाई। लेकिन जब जैसे ही वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मार्कर की मिलेंगी उसको। क्लियर है। तो जब जब कोई कंपनी डोमेस्टिकली ओलिगोपोली फॉर्म में होती है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर मिलता है उसको? परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है अभी इंटरनेशनल मार्केट में। क्लियर है। तो ये क्या बोलता है अभी परसिस्टेंट डंपिंग के अंदर, कि डोमेस्टिकली तो उस गुड्स के लिए उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होती है? इनइलास्टिक, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते ही उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? हाईली इलास्टिक। इसीलिए डोमेस्टिकली प्राइस हाई चार्ज करता है और फॉरेन मार्केट के अंदर प्राइस लो चार्ज करता है। सेकंड है भाई प्रीडेटोरी डंपिंग। प्रीडेटोरी डंपिंग, प्रीडेटोरी डंपिंग क्या होता है भाई? देखिएगा, प्रीडेटोरी डंपिंग होता है भाई राइवल फर्म को बाहर निकालने के लिए। अरे प्रीडेटोरी डंपिंग क्या होता है? राइवल फर्म को मार्केट से बाहर निकालने के लिए, जब हम
प्राइस को कम कर देते तो उसको बोलते हैं प्रेडेटरी डंपिंग। फॉर एग्जांपल जियो इन इंडिया। अरे जियो की सिम जब मार्केट के अंदर आई तो उसने प्राइस कितना रखा, 0। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट सिम प्रोवाइड करवाया, तो उस आई थिंक 1 से 1.5 साल तक क्या चला था भाई, फ्री चली थी जियो की सिम। क्लियर है। तो उसमें नेट भी फ्री था, कॉलिंग भी फ्री थी, सब कुछ फ्री था भाई। क्लियर है। तो उसने क्या किया भाई, राइवल फर्म को बाहर निकालने के लिए स्टार्टिंग में लॉस खाया, और आज देखिएगा आप, अरे आज देखिएगा आप, नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है भाई, जियो की सिम चली हुई है भाई। अरे सभी मार्क देखिएगा। प्रीडेटोरी डंपिंग क्या होता है भाई, राइवल या कंपटीटर जो होते हैं उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए एक बार प्राइस को इतना कम कर दीजिए, चाहे वस्तु की कॉस्ट से भी कम कर दीजिए। जैसे जियो ने तो फ्री कर दिया था भाई। क्लियर है। और अब देखिएगा बाद में मार्केट को, पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को कौन हैंडल करता है भाई, जियो। अब जियो प्राइस इंक्रीज करता है तो उसको फॉलो करती है अदर कंपनी। समझ रहे ना भाई। अरे मार्केट के अंदर लीडर फर्म बन के बैठ गई, लीडर फर्म। ठीक है भाई। उसके बाद होती है भाई एक हमारी स्पोर्डिक डंपिंग। स्पोर्डिक स्पोर्डिक डंपिंग क्या होता है भाई, बचे हुए माल को या बेकार माल को बेचने के लिए। इसमें क्या किया जाता है भाई, फॉरेन मार्केट में सस्ती कीमत पर हम बेच देते, क्यों, क्योंकि हमारे डोमेस्टिकली उस गुड्स की डिमांड ही नहीं है। क्लियर है। इसलिए बचे हुए माल को निकालने के लिए जब हम प्राइस कम करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पोर्डिक डंपिंग। ठीक है जी। अरे डंपिंग के तीनों टाइप्स को अच्छे से कर लीजिएगा। देखिएगा भैया क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग, डंपिंग अकर्स व्हेन ए फर्म सेल्स ए प्रोडक्ट अब्रॉड एट ए प्राइस दैट इज लेस देन, कि वो फॉरेन के अंदर किस प्राइस से कम पर बेचती है, एवरेज टोटल कॉस्ट। याद रखिएगा अभी डंपिंग की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, जब वो गुड्स को बेचे फॉरेन मार्केट के अंदर एवरेज टोटल कॉस्ट से कम प्राइस पर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। सभी को पढ़िएगा भैया, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। देखिएगा फर्स्ट पढ़ते हैं अभी, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन आर ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ टू ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। की मल्टीनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम टैरिफ को बढ़ा देते हैं। गलत भाई। मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन आर ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉन टैरिफ बैरियर को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मल्टीनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन आर ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ बट डिक्रीजिंग नॉन टैरिफ। गलत भाई। Multilateral trade negotiation are a process of reducing tariff and non-tariff barrier to trade among member countries of GATT और WTO। बिल्कुल भाई। समझ रहे हो, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन कैसी प्रोसेस है भाई, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करती है, किसके बीच में, जो मेंबर कंट्रीज है गेट और WTO की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इस क्वेश्चन के ऊपर लिखिएगा भाई, WTO एग्रीमेंट, और एक नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा WTO के एग्रीमेंट्स। WTO एग्रीमेंट, देखिएगा भाई WTO के एग्रीमेंट, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। AOA की फुल फॉर्म है भाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ट्रिप्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लिख लिया भाई। अरे ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है भाई, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर है भाई। देखिएगा भाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, देखिएगा भाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत देखिएगा भाई क्या एग्रीमेंट हुआ था भाई, कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में क्या था भाई, हम सपोर्ट कर सकते किसके लिए, मार्केट एक्सेस के लिए, मार्केट एक्सेस यानी कि मार्केट को बढ़ावा दे सकते हैं हम।
और हम किस में सपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हम कैसी सब्सिडी दे सकते हैं भाई, सपोर्ट डोमेस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं अभी उसको, डोमेस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। क्लियर है भाई। अब देखिएगा सब्सिडी लिखिएगा अभी यहाँ पर सब्सिडी, ये करवाऊंगा अभी ट्रिप स्ट्रीम से आपको। सब्सिडी, सब्सिडी देखिएगा भाई, लिखिएगा अभी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट अभी सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। देखिएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या क्या है अभी, कोई लिमिट नहीं होती ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की। देखिए, दिस सब्सिडी विच काज नो और एट मोस्ट मिनिमल ट्रेड डिस्ट्रैक्शन। लिखिएगा भाई, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर लिखिएगा दिस सब्सिडी विच काज, CAUSE, विच काज कारण वाला भाई, दिस सब्सिडी विच काज नो और एट मोस्ट मिनिमम ट्रेड डिस्ट्रैक्शन। समझ रहे भाई, सब्सिडी किसके ऊपर सब्सिडी मिले, अरे सब्सिडी उसके ऊपर मिले जिससे ट्रेड के अंदर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन न हो। क्लियर है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या बोल रहा है भाई ये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ग्रीन सब्सिडी के अंदर कौन कौन से आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख लीजिएगा भाई। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। क्लियर है। इनके अंदर क्या है भाई, आप अपनी कंट्री को कितना भी, यानी कि अपनी कंट्री को कितनी भी सब्सिडी दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। समझ रहे हो, कितनी भी सब्सिडी दे सकते हो आप। ग्रीन बॉक्स के अंदर जो जो आएगी उसमें सब्सिडी की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहो उतनी सब्सिडी दे सकते हो। सेकंड है भाई ब्लू बॉक्स। अब देखिएगा ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसके अंदर क्या क्या आता है ब्लू बॉक्स के अंदर, डायरेक्ट पेमेंट सब्सिडी, डायरेक्ट पेमेंट सब्सिडी, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो आप अपने कंट्री के लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे किसान सम्मान निधि योजना है ना, अरे किसान सम्मान निधि योजना के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पे कर रहे हैं अभी हम, अरे डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं। ये सभी WTO के एग्रीमेंट हैं जिनको सभी मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना होगा। क्लियर है। इसलिए इंडिया ने क्या किया था, अरे अभी ये जो एग्रीकल्चर लाए हुए थे भाई, ये सभी ऊपर से फोर्स मिला हमें। अरे WTO की जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये एग्रीमेंट हुआ है भाई कि हम इनपुट की जितनी भी सब्सिडीज है उनको खत्म करेंगे। इनपुट सब्सिडी का मतलब समझते हो ना, फार्मर को सस्ते रेट पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवा रहे हैं भाई। क्लियर है भाई। बहुत से इक्विपमेंट जो है टेक्निकल, वो भी सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो WTO क्या बोलता है भाई कि आप इनपुट में सब्सिडी न देकर डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। क्लियर है भाई। अरे WTO क्या बोलता है भाई कि आप इनपुट में सब्सिडी बंद कीजिए, क्योंकि इनपुट में सब्सिडी अगर आप दे रहे हो, अब खाद का कट्टा 500 रुपये में यूरिया का कट्टा मिल जाता है भाई। क्लियर, इससे भी सस्ता होगा शायद प्राइस इसका। क्लियर, 500 से भी कम में एक 50 किलो का यूरिया का कट्टा मिल जाता है 50 kg का। क्लियर भाई। 50 kg का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ में उनको फार्मर्स को मिल जा रहा है, जबकि इसकी रियल कॉस्ट जो है वो 2000 के आसपास है। समझ रहे हो, 1500 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है इनपुट में। तो WTO क्या बोलता है भाई कि आप ये 1500 रुपीज़ डायरेक्ट उसके अकाउंट में सेंड कर दीजिएगा, लेकिन उसके जो जो यूरिया की जो कॉस्ट है, यानी कि फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है, उससे रियल कॉस्ट चार्ज कीजिएगा उसकी। अरे जितने में रियल जो उसकी कॉस्ट है उतना पैसा चार्ज कीजिएगा उससे, ताकि उसको पता चले कि जो फर्टिलाइजर जो है उसकी कॉस्ट ये है, और जो फर्टिलाइजर वगैरह है इनका यूज क्या हो जाए भाई, कम। तो WTO क्या बोलता है भाई, इनपुट सब्सिडी को बंद कीजिएगा, डायरेक्ट सब्सिडी को बढ़ावा दीजिएगा। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या बोलता है भाई, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो आप। क्लियर है भाई। जिसका एम क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्लियर है। और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है भाई, नो लिमिट, नो लिमिट। ठीक है भाई। थर्ड है भाई सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, अंबर, अंबर बॉक्स सब्सिडी। देखिएगा भाई, अंबर बॉक्स सब्सिडी में क्या बोलता है भाई, ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट टू द फार्मर। क्या बोलता है लिखिएगा भाई इसके अंदर, ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट टू द फार्मर लाइक टू रिड्यूस द प्रोडक्शन सब्सिडी लाइक पावर, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन। लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई इसके अंदर। दोबारा देखिएगा भाई, ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट टू द फार्मर लाइक रिड्यूस द प्रोडक्शन सब्सिडी। किसके प्रोडक्शन सब्सिडी को कम करने की बात कर रहा है भाई, पावर, सीड्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सब्सिडी मिलती है, सीड्स के अंदर जो सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर के अंदर जो सब्सिडी मिलती है, इरिगेशन फैसिलिटीज में जो सब्सिडी मिलती है,
इन सभी के ऊपर क्या लगा दी गई है भाई, लिमिट। WTO के जो मेंबर कंट्रीज है उनको एक लिमिट प्रोवाइड करवा दी गई है कि मान लीजिए इंडिया को बोल दिया गया है कि 5 साल तक, 50 ईयर तक आप इनपुट सब्सिडी को बिल्कुल खत्म कीजिएगा। क्लियर है। तो धीरे धीरे इंडिया जो है इनपुट सब्सिडीज को कम कर रहा है और डायरेक्ट सब्सिडी को बढ़ावा दे रहा है। क्लियर है भाई। इसके अंदर लिमिट फिक्स है, अभी लिमिट एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। अभी लिमिट दी गई है, जो मेंबर कंट्रीज है उनके लिए लिमिट है कि आप इतने परसेंट ही सब्सिडी दे सकते हो पावर के अंदर, सीड्स के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, इरिगेशन के अंदर, और एक टाइम के बाद आपको इनपुट सब्सिडीज बिल्कुल खत्म करनी है। ठीक है भाई। पीछे क्वेश्चन आया था ना जिसके अंदर बोला गया था कि इनपुट सब्सिडीज की WTO के एग्रीमेंट के अंदर जो है किस क्या बात की गई है, तो उसके अंदर यही पूछा गया था भाई कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी, इरिगेशन की सब्सिडी। क्लियर। तो क्या बोला गया था भाई उसमें, मार्केट एक्सेस सब्सिडी किस किस में दे सकते हैं हम, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी दे सकते हैं, मार्केट एक्सेस के लिए सब्सिडी दे सकते हैं, डोमेस्टिक सेफ गार्ड के लिए सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन पावर, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इनके लिए हम सब्सिडी नहीं दे सकते। ठीक है। ट्रिप्स देखिएगा भाई, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसमें क्या बोलता है देखिएगा, सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेजर्स, लिखिएगा भाई सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेजर्स may cause restrictive effect or restrictive effect on international trade in goods. Certain investment measures may cause restrictive effect on international trade in goods. प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम इज द लोकल प्रोडक्शन, इसमें क्या बोलता है भाई कि देखिएगा ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट के अंदर ये क्या बोलता है भाई कि मैं बाहर से उतना ही परचेज करूंगा जितना मैं एक्सपोर्ट करूंगा। समझ रहे भाई, ट्रिप्स के अंदर क्या बोलता है भाई कि मैं बाहर से उतना ही खरीदूंगा जितना मैं उसका एक्सपोर्ट करूंगा। क्लियर है भाई। अब ट्रिप्स के अंदर और देखिएगा क्या क्या आता है भाई, कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट की टाइमिंग कितनी है भाई, 50 ईयर्स, 50 साल के लिए कॉपीराइट होता है। बी पेटेंट भाई, पेटेंट इसकी है भाई 20 ईयर। ठीक है। सी है भाई ट्रेडमार्क, इसकी टाइमिंग है भाई 7 ईयर। ठीक है भाई। उर्गवे राउंड में आए थे भाई ये सभी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, किस में आए थे भाई, उर्गवे राउंड के अंदर। क्लियर है भाई। बस भाई अब आगे देखिएगा भाई, तो ये सब्सिडी कर लीजिएगा भाई कि ग्रीन बॉक्स के अंदर कौन सी आती है, अम्बर बॉक्स में कौन सी, ब्लू बॉक्स के अंदर कौन सी। ठीक है भाई। कहाँ पे थे भाई हम, 36 नंबर क्वेश्चन भाई। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स की बात कर रहा है भाई, तो ट्रिम्स में क्या क्या बात की गई थी, कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हो। देखिएगा, ऑल रेस्ट्रिक्शंस, all restriction on foreign capital companies are to be scrapped, yes. No restriction will be imposed on area of investment, yes. Imports of raw material are to be allowed freely, कि हम रॉ मटेरियल को फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, यस। एक्सपोर्ट ऑफ पार्ट, एक्सपोर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द आउटपुट विल बी मैंडेटरी, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी देखिएगा, ट्रिम्स ट्रिप्स इनका क्या काम है अभी, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है अभी डी ऑप्शन के अंदर कि एक्सपोर्ट का एक टोटल आउटपुट का एक पोर्शन, टोटल आउटपुट का एक पोर्शन एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी यानी कि जरूरी है, जबकि ऐसा कोई वो नहीं है। अगर किसी कंट्री के पास आउटपुट एक्स्ट्रा है ही नहीं तो वो कहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर है। तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है भाई, वन फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे समझिए क्या भाई डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन में बोल रहा है भाई कि एक्सपोर्ट, टोटल आउटपुट का एक पार्ट एक्सपोर्ट करना जरूरी है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अगर किसी के पास एक्सेस सप्लाई है तो ही उसका एक्सपोर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फंडामेंटल काज फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स का जो सिस्टम है वो क्यों कोलैप्स कर गया था। अरे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्यों फेल हो गया था भाई, क्योंकि देखिएगा स्टोरी दोबारा बताता हूँ भाई। देखिएगा,
इंडिया ने, सॉरी, यूएस ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड चला हुआ था भाई, तो गोल्ड स्टैंडर्ड चला हुआ था तो क्या सिस्टम था भाई, उस टाइम क्या हो गया था भाई, इंग्लैंड को क्या लगा भाई कि यूएस ने इतने डॉलर छाप दिए हैं, यूएस ने इतने डॉलर छाप दिए हैं जितने तो उसके पास, यूएस ने उतने डॉलर छाप दिए इतना तो उसके पास गोल्ड ही नहीं है। क्लियर। तो इंग्लैंड और कुछ और कंट्रीज जो थी वो यूएस के पास पहुंच गई भाई, यूएस के पास पहुंच गई भाई गोल्ड, डॉलर लेकर, क्या बोल रहे कि डॉलर के बदले गोल्ड दे। लेकिन यूएस वाले थे भी इस टाइम हाथ खड़ा कर चुके थे। अरे क्यों भाई, क्योंकि उन्होंने इतना डॉलर छाप दिया था जितना तो उसके पास गोल्ड ही नहीं है। क्लियर। तो ये पूछ रहा है भाई, उस टाइम जब ब्रिटेन वुड सिस्टम फेल हुआ तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम थी उसकी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी भाई, समझ रहे हो। अरे लिक्विडिटी नहीं थी उनके पास इतनी, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी और कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी। देखिए कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम में क्या आएगा, दोबारा देखिएगा भाई, जब ब्रिटेन वुड्स जो था वो कोलैप्स किया, क्या सिचुएशन थी भाई, इंडिया यूएस ने इतना डॉलर था, देखो स्टार्टिंग से देखिएगा भाई स्टोरी क्या थी। यूएस यूएस ने क्या बोल दिया था भाई कि आप इंटरनेशनल ट्रेड अब करेंगे हम गोल्ड के बेस पर, सभी कंट्रीज जो है गोल्ड के बेस पर अपने एक्सचेंज रेट को जो है डिसाइड कर लीजिएगा। अरे रिसेशन के बाद जब आपको करवाया था, जब गोल्ड स्टैंडर्ड फेल हो गया तो उसके स्थान पे आया था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। क्लियर है। क्योंकि जो रिसेशन का जो मेन कारण था वो क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड भैया, गोल्ड स्टैंडर्ड के वजह से ही रिसेशन आया था अभी, एक्सपेक्टेशन की वजह से। क्लियर है। क्योंकि सारा का सारा गोल्ड जो था वो यूएस से में इकट्ठा हो गया था। तो उसके बाद आया भी गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में क्या किया गया, यूएस वालों ने बोल दिया भाई, अरे तभी तो ट्रिफन डायल में आया था, तो यूएस ने क्या बोल दिया भाई कि आप सभी कंट्रीज जो हैं वो खुद की करेंसी को गोल्ड के इक्वल वेट कर लीजिएगा भाई, समझ रहे हो। अरे यूएस ने क्या बोल दिया था भाई, सभी कंट्रीज जो हैं खुद की करेंसी को गोल्ड के इक्वल वेट कर लीजिएगा भाई, ये बोला था भाई उस टाइम। क्लियर है। तो उस टाइम यूएस ने यूएस ने जो अपना डॉलर था वो ओवर वैल्यू कर लिया था। अरे ट्रिफन डायलमा ने क्या बोल दिया था कि आपने जो अपना, देखिएगा उस टाइम जो एक्सचेंज रेट थी यूएस की, एक डॉलर इजकल टू 30, एक मिनट भाई, यूएस ने कितना रखा था भाई, फर्स्ट डॉलर डॉलर इजकल टू 35 आउंस। ठीक है भाई। और इंडिया ने कितनी रखी थी भाई एक्सचेंज रेट अपनी, एक रुपया इजकल टू 10 आउंस भाई, एक रुपया इजकल टू 10 आउंस। ठीक है भाई। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती थी, गोल्ड गोल्ड इक्वल कर दो भाई। अरे गोल्ड गोल्ड इक्वल करूंगा तो एक डॉलर इक्वल टू 3.5 रुपीज, ये सिचुएशन थी भी उस टाइम की। क्लियर है। लेकिन इससे अमेरिका को भी प्रॉब्लम, लेकिन इससे भी अमेरिका को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्यों भाई, अरे देखिए उस टाइम सभी कंट्रीज ने यूएस की बात क्यों मानी भाई, क्योंकि अमेरिका के पास उस टाइम गोल्ड था और प्रोडक्शन भी आई था। अरे यूएस के पास उस टाइम गोल्ड भी आई था, प्रोडक्शन भी आई था उस टाइम। क्लियर। सभी कंट्रीज को यूएस के ऊपर क्या था भाई, फेथ था। अरे सभी को यूएस के ऊपर भरोसा था भाई, यूएस कंट्री के ऊपर। क्लियर है। इसलिए सभी कंट्री वालों ने क्या किया, अमेरिका की बात मानी भाई। तो अब क्या सिचुएशन हो गई थी, सभी के माइंड में क्या था कि अगर गोल्ड चाहिए तो डॉलर को इकट्ठा करो। तो सभी कंट्री वालों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई, यूएस के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, इंपोर्ट करना कम कर दिया। तो यूएस में अब क्या हो गया था, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी तो फेड ने क्या किया भाई, डॉलर को छापना शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड को क्या लगा भाई कि यूएस ने इतने डॉलर छाप दिए हैं, कितना तो उसके पास पैसा ही नहीं है। क्लियर भाई। तो वो क्या, फेड के पास पहुंच गया भाई डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए। क्लियर है। तो इससे और कंट्रीज को भी लगा भाई कि ऐसा होगा, तो सभी कंट्रीज कहाँ पे पहुंच गई फेड के पास, डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए। चले, लेकिन फेड ने साफ मना कर दिया भाई। तभी 1969 में क्या बोला भाई कि मेरे, उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास इतना गोल्ड है ही नहीं। तो इसके लिए अमेरिका ने एक नया रास्ता खोजा, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉविंग राइट, जो आया था 1969 के अंदर। उस टाइम एसडीआर के अंदर 4 करेंसी थी, और अभी आपको पीछे करवा के आया हूँ, एसडीआर के अंदर 5 कंट्रीज, 5 करेंसी है भाई, और उनका वेटेज भी आपको लिखवाया है भाई। ठीक है। एफडीआर, सॉरी एसडीआर आया कब भाई, 1969 के अंदर। और पूर्णतः लागू कब हो गया था, यानी कि कार्य करना कब से स्टार्ट कर दिया था, 1971 से। क्लियर है भाई। तो उस टाइम एक आया था भाई ट्रिफन डायलमा। ट्रिफन ने क्या बोला था भाई कि आप अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू कर रहे हो, 1944 की बात कर रहा हूँ। ट्रिफन ने क्या बोला था भाई कि आप अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू कर रहे हो, इन फ्यूचर आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आएगा। और ऐसा ही हुआ भाई, और आपका ट्रेड जो है वो डेफिसिट होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भाई, ट्रेड डेफिसिट हुआ। क्लियर अभी। तो अब देखिएगा
ये क्या बोल रहा है भाई कि द फंडामेंटल कास्ट कोलैप्स क्यों कर गया था भाई? लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी भाई, इतना गोल्ड ही नहीं था भाई उसके पास जितने डॉलर छाप दिए। एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी भाई, वो एडजस्ट नहीं कर पाया। द कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, बाद में क्या हो गया भाई, सभी को क्या हो गया भाई कि अब यूएस के पास इतना डॉलर ही नहीं है जितना उन्होंने, सॉरी इतना गोल्ड ही नहीं है जितना उन्होंने डॉलर डॉलर छाप दिया है। क्लियर है? तो सभी का जो फेथ था वो यूएस के ऊपर से उठ गया था भाई। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉरवर्डिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है फ्यूचर के लिए? तो देखिएगा, ए डिवाइस ऑफ कवरिंग एक्सचेंज रिस्क अगेंस्ट दी फॉरेन करेंसी। तो कवरिंग रिस्क, तो ये किसके साथ मैच करेगा भाई? एजिंग के साथ। अरे एजिंग का मेन कार्य क्या होता है? रिकवरी रिस्क को कवर करना। ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर कंट्री एट सम फिक्स्ड रेट इन द फ्यूचर एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन नाउ। क्लियर? अरे फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट करना, तो वो क्या होती है? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज देखिए क्या होता है? द मूवमेंट, arbitrage the movement of exchange rate between two limits set by the cost of moving gold from one currency to another currency। देखिए इसको बोलते हैं हम स्पेस पॉइंट, कि गोल्ड को एक्सपोर्ट करने के, अरे गोल्ड को जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच भेजते हैं तो एक्सचेंज रेट की एक लिमिट फिक्स होती है। जब आपको करवाया था ना मिंट पैरिटी एक्सचेंज थ्योरी, अरे मिंट पैरिटी एक्सचेंज थ्योरी जब आपको करवाया तब आपको बताया था कि मान लीजिए $1 $3 फिक्स हो गया है, तो उसके बदले मैं गोल्ड दे रहा हूँ, तो गोल्ड को पैक करने की कॉस्ट, ट्रेवलिंग की कॉस्ट, तो जो एक्सचेंज रेट है वो 0.97 रुपीज और $3.5 के बीच में कहीं ना कहीं पर होगी। क्लियर? तो एक लिमिट फिक्स हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस पॉइंट्स। आर्बिट्रेज, ए मैकेनिज्म विच मर्ज टू सेपरेट फिजिकल मार्केट इनटू ए सिंगल मार्केट इन इकोनॉमिक सेंस। देखिए एक होता है एक्सचेंज आर्बिट्रेज, एक होता है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो इनका काम क्या होता है भाई? पीछे क्वेश्चन भी आया था। एक्सचेंज आर्बिट्रेज का क्या काम होता है भाई? दो मार्केट को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट करना, यानी कि स्टेबिलिटी को लेकर आना मार्केट के अंदर। अरे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी को कौन लेके आता है भाई? आर्बिट्रेज। ए मैकेनिज्म विच मर्ज टू सेपरेट फिजिकल मार्केट इनटू ए सिंगल मार्केट। जहां पर एक्सचेंज रेट ज्यादा, जहां पर एक्सचेंज रेट ज्यादा वहां पर तो मान लीजिए एक जगह तो एक्सचेंज रेट चलिए $1 60 रुपए, ठीक है, और एक जगह एक्सचेंज रेट चलिए $1 70 रुपए, तो क्या करेगा? 60 रुपए वाली जगह पे जाएगा, 60 रुपए लेगा और $1 में कन्वर्ट करवाएगा, यहाँ पे आएगा $1 देगा और 70 रुपए लेगा। क्लियर? तो एक थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? बोथ मार्केट के अंदर इक्वालिटी आ जाएगी। ये काम कौन करते हैं अभी? आर्बिट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग डब्ल्यूटीओ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो डब्ल्यूटीओ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस को याद रखने के लिए आपको बताया था भाई, सिंह जी से धोखा होगा, जे जे बनी, सिंह से सिंगापुर, जे से जनेवा, डी डीओसी से दोहा, सी ए से कनकुनम। तो इसके बाद कनकुनम आएगा भाई, थर्ड और सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड, सॉरी भाई, सिंह जी से, अरे जी से जनेवा, सी से सेटेल भाई, तो थर्ड के बाद फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट, तो बी आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई? और इसको कर लीजिएगा, डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस और 50 और फाइनेंस कमीशन, उनको याद करने के लिए, कि उसमें भी आपको एक ट्रिक बताई थी ना, कि क्या ट्रिक थी भी इसकी? योगी संत था चंदा मांगने राजा के पास गया, राजा त्यागी था त्याग करने को रेडी हो गया। क्लियर है भाई? वो चावल मांगने के लिए पैंट पहन कर, रंग लगाकर, स्थाल लौट कर, ऐसे कुछ हमने एक ट्रिक बनाई थी। खुश होकर रंग लगाकर कलकत्ता में एन के सिंह से मिला। क्लियर भाई? तो ये थी हमारी 15, ये फाइनेंस कमीशन के मिनिस्टर चेयरमैन की को याद करने के लिए ट्रिक। तीन दोनों ट्रिक को याद कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, 40 नंबर, पढ़िएगा भाई। देखिएगा भाई, इफ हांगकांग एंड ताइवान, दो कंट्री दी गई है भाई, हैव आइडेंटिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीएफ या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दोनों के सेम है। डेट आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कौन सी पीपीएफ है भाई? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो पीपीएफ की शेप दिस टाइप। क्लियर है ना भाई? पीपीएफ की शेप ये होती है भाई। तो बोल रहा है भाई, उस सिचुएशन में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा? देन ट्रेड वुड डिपेंड ऑन difference in demand condition, yes bhai. Trade would depend on economy of large scale production, no. Trade would depend on the use of different currency, no. There would be no basis of gainful trade.
देखिए ट्रेड जो है वो उस सिचुएशन में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड कंडीशन के ऊपर, किस कंट्री को कितना बेनिफिट होगा, जिस कंट्री की डिमांड दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट के लिए जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उस कंट्री को उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी गिवन बाय जेएस मिल ओफर कर्व से दिया था भाई, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। क्लियर है। इस तरीके से ए कंट्री का इंडिफरेंस करो, सॉरी ऑफर करो, बी कंट्री का ऑफर करो। कल एक क्वेश्चन आया था कि ऑफ जो कंट्री टैरिफ लगाती है तो उसका ऑफर करो शिफ्ट अवे फ्रॉम हिज एक्सपोर्टेड साइड, एक्सपोर्टेड एक्सिस। एक्स का मान लीजिए अगर ए कंट्री टैरिफ लगाएगी तो ए कंट्री का जो ऑफर करो वो दूर शिफ्ट होता जाएगा उसकी एक्सपोर्ट मेजरिंग एक्सिस से। ठीक है। नेक्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा ये भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेड डिफ्लेक्शन इज द डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट। देखिएगा लिखिएगा भी इसके ऊपर, एक होता है ट्रेड क्रिएशन, एक होता है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, ट्रेड क्रिएशन होता है भाई कस्टम यूनियन, अरे जो ये हमारे थे ना एसोसिएशन, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि आप ये बोल सकते हो भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से, अरे इंटीग्रेशन की वजह से लिख लो या इकोनॉमिक यूनियन की वजह से लिख लो, कि इकोनॉमिक यूनियन की वजह से जो घरेलू ग्रुप के अंदर ट्रेड बढ़ता है उसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। अरे ट्रेड क्रिएशन इंटीग्रेशन की वजह से डोमेस्टिक यानी कि घरेलू ग्रुप के अंदर, अरे क्या होता है अभी इसके अंदर एसोसिएशन के अंदर कुछ मेंबर कंट्रीज आपस में ग्रुप बना लेती है भाई, और मेंबर कंट्रीज के बीच में नो टैरिफ। क्लियर है, या कम रेट से टैरिफ। क्लियर है। तो जब ये मेंबर कंट्रीज होती है तो उनके बीच में क्या बढ़ जाता है, ट्रेड बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलता है ट्रेड क्रिएशन। एक होता है ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड डाइवर्जन जो ये देखेगा ये दिस ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है भाई, कस्टम यूनियन की वजह से बाहर वालों के साथ ट्रेड कम हो जाता है। अरे जब जब एसोसिएशन बना लेते हैं या फ्री ट्रेड एरिया बना लिया तो बाहर वालों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करना कम कर देंगे, और जो ग्रुप है उनका उसके बीच में ट्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, कस्टम यूनियन की वजह से बाहर वालों के साथ जो ट्रेड कम हुआ है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन। ये क्या बोलते हैं इसके अंदर, कि अगर सब देखिए मान लीजिए जो उनका ग्रुप है डोमेस्टिक ग्रुप है, सदस्य देश जो हैं वो घर से ही खरीदेंगे चाहे बाहर देखिएगा। मान लीजिए मैं एसोसिएशन की बात करता हूँ, एसोसिएशन के अंदर क्या सिचुएशन है, मेंबर कंट्रीज के बीच में लो रेट से टैरिफ। तो ये क्या बोलता है भाई ट्रेड डाइवर्जन के अंदर, कि वो फिर अगर बाहर मान लीजिए नो टैरिफ, बाहर कोई वस्तु ऐसी है जिसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एसोसिएशन यानी कि मेंबर कंट्रीज से खरीदेगा चाहे वहां पर उसको टैरिफ का कुछ ना कुछ रेट देनी पड़े। क्लियर है। क्या बोल रहा है भाई कि बाहर चाहे नो टैरिफ हो फिर भी वो खरीदेगा कहाँ से, मेंबर कंट्रीज से। क्लियर है भाई। तो ये इसमें क्या बोलता है ट्रेड डाइवर्जन। क्लियर है। यानी कि बाहर से चाहे सस्ती वस्तु मिलो लेकिन फिर भी वो कहाँ से खरीदता है, जहां पर उसका ग्रुप बना हुआ, मान लीजिए 5 कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है। क्लियर है। और वहां पर टैरिफ की जो रेट है वो क्या है, कम, टैरिफ रेट कम है, लेकिन बाहर में सेम प्रोडक्ट जो है विदाउट टैरिफ के मिला, लेकिन फिर भी वो कहाँ से खरीदेगा, मेंबर कंट्रीज। तो अब देखिएगा क्या बोलता है, ट्रेड डिफ्लेक्शन इज द डाइवर्जन, डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट टू ए कंट्री, यानी कि डाइवर्स कर देती है एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री को विद इन ए फ्री ट्रेड एरिया दैट हैज, यानी कि एक फ्री ट्रेड एरिया वाली कंट्री। देखिएगा वही सेम बात बोल रहा है भाई, कि ट्रेड डाइवर्जन में क्या बोल रहा है, ये डाइवर्सिफाई कर देती है उस कंट्री को, किसको, कि कहीं पर फ्री मिल रहा है भी, फ्री ट्रेड एरिया है, लेकिन उसकी वजह से वो कहाँ पर लेना पसंद करेगी, लो टैरिफ ऑन गुड्स, जहाँ पर लो टैरिफ मिलता है यानी कि उसकी मेंबर कंट्रीज से। क्लियर अभी, पढ़ लीजिएगा अभी एक बार क्वेश्चन को। देखिएगा भाई इसको हिंदी में ही पढ़ के देख सकते हो भाई आप। व्यापार विक्षेप का अभिप्राय निर्यात का उस देश को मुड़ जाना है। क्लियर है भाई। वो किस देश की तरफ भाई जहाँ पे स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थित है, यानी स्वतंत्र व्यापार, सॉरी, अच्छा देखिएगा भाई, व्यापार विक्षेप का अभिप्राय निर्यात का उस देश को मुड़ जाना है जो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में, पढ़िएगा भी एक बार इसको। देखिएगा भाई
व्यापार विक्षेप का अभिप्राय निर्यात का उस देश को मुड़ जाना है जो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में स्थित है, जहां निम्नलिखित देखिएगा फ्री ट्रेड एरिया में इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट न कर कहां पर एक्सपोर्ट करना पसंद करेगा, जहां पर कम टैरिफ है। क्यों? क्योंकि कम टैरिफ वाली कंट्री उसकी मेंबर कंट्री है। समझ रहे भाई, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, सिर्फ 2013 के क्वेश्चन पेपर में और टाइम लगेगा। क्लियर भाई। उसके बाद जो है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फास्टली चलेंगे, डेली 100 से अबव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, द फॉर्मूला दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन क्या पूछा गया अभी, एसएलआर। ऑप्शन देख लीजिएगा, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, देखिएगा रिजर्व जो है हमारा दो जगह पर जाता है, कहाँ कहाँ पर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर जो होता है कैप्टन आरबीआई कहाँ पर रखना होता है भाई, आरबीआई के पास जमा करवाना होता है भाई। अरे सीआरआर को कहाँ पर जमा करवाना होता है, आरबीआई के पास। एसएलआर क्या होता है भाई, जो बैंक जो है खुद के पास रखता है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है भाई। तो क्या होता है ये वैधानिक तरलता अनुपात, अब देखिएगा टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो एल तो नीचे आएगा भाई। अरे टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का एक हिस्सा। एसएलआर क्या होता है भाई, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। मान लीजिए उस बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो 100 में से एक पोर्शन, तो 100 नीचे आएगा, उसका कुछ पोर्शन, क्या पोर्शन, रिजर्व, तो एक्सेस रिजर्व आएगा उसके अंदर, बिल्कुल आएगा भी एक्सेस रिजर्व। अरे एक्सेस रिजर्व आएगा भी उसके अंदर। और भाई करंट अकाउंट बैलेंस विद अदर बैंक, करंट अकाउंट बैलेंस विद अदर बैंक, इसका मतलब क्या है भाई कि अदर बैंक जो उधार ले गए हैं। अरे मान लीजिए आपके पास एसएलआर है, दूसरे बैंक को जरूर था लेकिन आपके बैंक में एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करते थे भाई, दूसरे बैंक आपस में क्या करते हैं भाई, लेन देन करते रहते हैं। तो अदर, इसका मतलब क्या भाई, करंट अकाउंट बैलेंस विद अदर बैंक, यानी कि दूसरे बैंक वाले, अदर बैंक जो उधार ले गया उससे। ठीक है, लिख लीजिएगा इस ऑप्शन के ऊपर, इसका मतलब क्या है, अदर बैंक वाले जो उससे उधार ले गए। इन्वेस्टमेंट इन अनकम्बर्डेड गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इसमें क्या भाई गवर्नमेंट ने यूज कर लिया। एक बात और भाई, एसएल गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से उठाती है, इन बैंकों से भाई, बैंकों का एसएलआर यूज करती है गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा। समझ रहे हो भाई, क्लियर है। तो ये थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन अनकम्बर्ड गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट ने यूज कर लिया कुछ परसेंट, जो मान लीजिए एसएलआर की लिमिट है 18.5%। ठीक है, टोटल लाइफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का 100 में से 18.5 उन्होंने सेव कर लिया। क्लियर है। तो अब उसमें से 18 में से मान लीजिए 2 रुपए कोई अदर बैंक वाला ले गया, उसमें से 2-3 रुपए गवर्नमेंट ने यूज कर लिए। क्लियर, गवर्नमेंट ने यूज कर लिए। सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो एसएलआर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ई आर प्लस आई प्लस सी बी डिवाइड बाई एल। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इसको रिवाइज करते रहिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट अमंग द अबव। देखिएगा टॉप अपेक्स बॉडी, अपेक्स बॉडी कौन कौन सी है भाई, आपको लिखवाया था भाई जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करवाया। आरबीआई भी अपेक्स बॉडी है, नाबार्ड भी अपेक्स बॉडी है भाई। क्लियर है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड भी अपेक्स बॉडी है। अब ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ का काम कौन करता है, एसबीआई और एलआईसी। क्लियर है भाई। इंटरमीडिएट का काम कौन करते हैं, एसबीआई और एलआईसी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड फॉर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, रियल बैलेंस इफेक्ट किसका गिवन है भाई, पेटिंगटन की मनी डिमांड की थ्योरी। कल भी आपको मनी डिमांड की सभी थ्योरी करवाई थी भाई, कि पेटिंगटन की रियल बैलेंस इफेक्ट, पेटिंगटन की थ्योरी। पेटिंगटन क्या बोलता है भाई कि वैल्यू ऑफ मनी ऐसे डिटरमाइन नहीं होती, रियल बैलेंस इफेक्ट के थ्रू डिसाइड होता है। कैसे, कि जैसे ही प्राइस कम या ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, गुड और रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। रियल इनकम इंक्रीज होने से गुड्स मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से दोबारा इक्विलिब्रियम में आता है और वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन होती है। तो पढ़ के देखिएगा, बोल रहा है कि रियल बैलेंस इफेक्ट रिलेट्स टू द इफेक्ट which a change in value of the real cash balance held by the public produce in the economy। बिल्कुल भाई, the effect which a change in value of the real cash balance held by the commercial bank, the effect which the effect which a change in value of the real cash balance held by the multinational bank, the effect which a change in value of the real cash balance held by the NBFI produces। तो बताइएगा भाई, रियल बैलेंस इफेक्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है भाई। अरे रियल बैलेंस इफेक्ट जो है किसके ऊपर इफेक्ट देखा, रियल बैलेंस इफेक्ट विच, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, विच चेंज इन वैल्यू ऑफ द रियल कैश बैलेंस हेल्ड बाय द पब्लिक प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी।
अरे पब्लिक के पास जो पैसा है उसमें उसमें रियल सेंस में क्या चेंज आया, उसको देखेगा ना कि बैंकों के पास कितना पड़ा है, कमर्शियल बैंक में, मल्टीनेशनल बैंक में, एनबीएफआई में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफआईएस क्या है भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। क्लियर है। तो किसके ऊपर इफेक्ट देखता है भाई, जो पैसा पब्लिक के पास है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, अरे प्राइस कम ज्यादा होने से रियल मनी, यानी कि किसकी किसकी रियल मनी में इफेक्ट हुआ, जो पब्लिक के पास है। समझ रहे हो भाई। तो ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज मनी सप्लाई, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई बढ़ाता है थ्रू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द मनी मार्केट। बिल्कुल भाई। अरे अगर वो सिक्योरिटीज खरीद लेगा, समझ रहे हो, वो क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड, गवर्नमेंट अगर सेल करे तो ट्रेजरी बिल्स। क्लियर है। ट्रेजरी बिल्स, अरे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो वो क्या करता है भाई, ट्रेजरी बिल परचेज कर लेता है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उनको परचेज कर लेता है मनी मार्केट में। अरे देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल बेचता है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है। ट्रेजरी बिल बेचेगा, बेचने का मतलब क्या है, आपके पास तो एक कागज का टुकड़ा मिलेगा आपको, तो एक सिक्योरिटी के रूप में, उसके मान लीजिए 100 रुपये लिखा है, 110 रुपये लिखा है उसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये का अगर उसकी कीमत है ट्रेजरी बिल की, तो 1 साल बाद आपको 110 रुपये मिलेंगे। क्लियर है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम होती है। जब खरीदती है, खरीदने का मतलब क्या है, वो कागज का टुकड़ा गवर्नमेंट को दो, उसके बदले 110 रुपये ले जाओ। क्लियर है भाई। तो जब गवर्नमेंट खरीदती है उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, उस टाइम जो है मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है भाई बिल्कुल। अब इसका रीजन क्या दे रहा है देखिएगा। तो उससे पहले रीजन आप सोच के देखिएगा क्या हो सकता है भाई। अरे गवर्नमेंट मनी सप्लाई क्यों बढ़ा सकती है, क्या पता इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आया हो, डिफ्लेशन आया हो, और बहुत से रीजन हो सकते हैं। क्लियर है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हो। अरे गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो कोई प्रॉब्लम होगी तभी मनी सप्लाई बढ़ाएगी भाई। ये तो है नहीं कि इकोनॉमी स्टेबल चली हुई है और ऐसे ही मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ा दिया जाए। इसलिए तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई कब बढ़ाएगी भाई, कि या तो इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आया हुआ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हो, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, मनी सप्लाई बढ़ा देती है। तो अभी ये क्या रीजन दे रहा है अभी इसका, इंक्रीज इन मनी सप्लाई में रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या बोल रहा है भाई कि जैसे ही गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाएगी उससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, ये तो इसका इफेक्ट है। अरे ये तो इसका आगे इफेक्ट है कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा भाई और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये तो इसका आगे का इफेक्ट है ना। लेकिन असर्सन रीजन वाले में क्या होता है, जो असर्सन होता है अगर वो उसका कारण है, अगर यहाँ पे लिखा होता क्यों क्यों परचेज किया भाई गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज को, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्लियर। तो इसका एक करेक्ट आंसर होता है। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट दी राइट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी बी। बी आंसर हो जाएगा अभी इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा भाई, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, ये आपके पास ग्रुप में नोट सेंड किया है भाई, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। देखिएगा, एक होता है भाई, अरे ये क्या है भाई, देखो, एक होता है हमारा फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। देखिएगा भाई, नोट्स के अंदर आपको सब मिलेंगे भाई। ये आज आपके पास नोट्स सेंड किया भाई करंट मटेरियल नाम से। देखिएगा भाई।
देखिएगा भाई 5 मेथड है भाई नोट को इश्यू करने के। अरे जब नए नोट छापे जाते हैं तो उसको छापने के लिए 5 ऐसे मेथड है जिनका यूज किया जाता है। तो देखिएगा फर्स्ट मेथड है सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, सेकंड है फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम, थर्ड है मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, फोर्थ है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और फिफ्थ है भाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है। अब देखिएगा ये क्या क्या होता है। एक होता है फर्स्ट हमारा भाई सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम क्या होता है भाई, अंडर दिस सिस्टम द मॉनेटरी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू cap 100% of the bullion, gold or silver for every note issue. That is why it is also known as the full reserve system. The system has certain merits. It is safe and in the public confidence because there is conducting of monetary authority cannot open arbitrage. देखो भाई सिंपल डिपॉजिट सिस्टम फर्स्ट क्या है भाई हमारा सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। अरे आपके पास नोट सेंड किया हुआ है तो 11 नंबर पेज के ऊपर मिलेगा आपको सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम क्या होता है कि जब देखिए इस सिस्टम के तहत क्या है भाई, मान लीजिए हमें 100 करोड़ रुपए के नोट छापने हैं। 100 करोड़ रुपए के नोट छापने के लिए आरबीआई के पास बैकअप में 100 करोड़ रुपए का गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। समझ रहे हो। अरे फिक्स डिपॉजिट सिंपल डिपॉजिट सिस्टम क्या है भाई, नोट छापने के लिए अगर हमें जितने भी रुपए के हमें नोट छापने हैं उसके बदले में उतने ही रुपए का हमारे पास गोल्ड और सिल्वर होना जरूरी है। यानी कि जितना हमारे पैसा छापना उसके बदले में उतना ही सिक्योरिटी हमारे पास होनी जरूरी है। इसीलिए इस सिस्टम को हम किस नाम से भी जानते हैं भाई, फुल रिजर्व सिस्टम। क्लियर भाई। अरे देखिए नोट को छापने के लिए वर्ल्ड के अंदर नोट को छापने के लिए 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। क्या है इस मेथड के अंतर्गत जितना पैसा छापो उसके बदले में बैकअप में उतना ही पैसा हो। ठीक है। सेकंड क्या बोलता है भाई, और इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ द लैक इन और इमरजेंसी सेकंड दिस सिस्टम स्पेशली ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा भाई फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम। फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है भाई, एक लिमिट तक तो हम बिना गोल्ड के, अरे यानी कि एक लिमिट तक तो हम बिना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के पैसे छाप सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद हमें बैकअप के अंदर गोल्ड रखना होगा। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए छापने हैं, उसके अंदर से 30 करोड़ रुपए तो बिना सिक्योरिटी के छाप सकता हूँ और उसके बाद 70 करोड़ जो बाद के छापूंगा तो उसके लिए मुझे बैकअप में गोल्ड की जरूरत होगी। फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम। फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम क्या होता है भाई, under this system a fixed amount of notes is issued by the central government against reserve of government securities. Such amount is issued on the faith of fiduciary of the central bank and it is called the fiduciary limit. The central bank required to keep 100% गोल्ड रिजर्व बियॉन्ड द फिड्यूसरी लिमिट। यानी कि सेंट्रल बैंक जो एक लिमिट फिक्स कर देता है, मान लीजिए 30 कर दी 40 कर दी, वो लिमिट फिक्स नहीं है, भी कितनी भी कर सकता है। क्लियर है। इस लिमिट में क्या होगा भाई कि एक लिमिट तक तो सेंट्रल बैंक जो है फ्री छाप सकता है भाई, बिना सिक्योरिटी के पैसा छाप सकता है। लेकिन उसके बाद अगर पैसा छापेगा तो बदले में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज चाहिए, गोल्ड सिल्वर वगैरह कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा। क्लियर है। 1860 के अंदर इंडिया के अंदर यूज यूज हो रहा था भाई ये मेथड। देखिएगा दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। 1844 के अंदर इंग्लैंड पर नोट्स के अंदर है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स के ऊपर इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। अगर किसी को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम हो तो नोट्स के अंदर इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। क्लियर। इंग्लैंड इन 1884 सॉरी 1844 1844 में आया था भाई, इंडिया ने इसको यूज किया था 1860 में। क्लियर है भाई। दिस सिस्टम क्लियर। ये सेकंड था भाई हमारा फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम। थर्ड होता है भाई एक हमारा मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। इसमें क्या होता है भी देखिएगा, मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम के अंतर्गत एक इसमें क्या करता है भाई, आरबीआई खुद अपने हिसाब से बिना सिक्योरिटीज के नोट छापता है भाई। अरे बिना सिक्योरिटी के नोट छापता है आरबीआई खुद के हिसाब से। क्लियर है। उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। क्लियर भी। मैक्सिमम नो बैकअप इन गोल्ड एंड सिल्वर। अरे ना तो गोल्ड एंड सिल्वर का बैकअप होता है, ना ही कोई लिमिट होती है। पूरी लिमिट यानी कि 100% तक नोट छाप सकता है बिना सिक्योरिटी के आरबीआई खुद अपने हिसाब से। क्लियर। यानी कि ये एक्शन कौन लेता है, आरबीआई का गवर्नर। मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम।
ये जो सिस्टम चला हुआ अभी फ्रांस, जापान, रसिया, नॉर्वे, फिनलैंड एंड इंग्लैंड के अंदर करंट टाइम के अंदर मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम चला हुआ है। फोर्थ देखिएगा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या है भाई, इन दिस सिस्टम में सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक हैज टू बी इन गोल्ड रिजर्व एंड द रिमेनिंग ऑफ द फंड दिस परसेंटेज वेरिड बिटवीन 25 to 40% इन द कंट्री इलेक्शन। देखिएगा भाई, प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है भाई कि कुछ परसेंट हिस्सा तो गोल्ड का रखता है और कुछ परसेंट हिस्सा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का। समझ रहे, एक प्रोपोर्शन के अंदर फिक्स होता है, जो प्रोपोर्शन वेरी करता है वो 25 से 40%। अरे प्रोपोर्शन किसके अंदर वेरी करता है, 25 से 40% के अंदर। इन दिस सिस्टम में सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक हैज टू बी इन गोल्ड रिजर्व एंड द रिमेनिंग। अरे मान लीजिए 100 करोड़ के नोट छापे, उसमें से 40 करोड़ गोल्ड रख लिया और बाकी बचे हुए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख ली, लेकिन बैकअप में पूरा रखना होता है 100%। क्लियर, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड ही रखो, उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हो। ठीक है, इंडिया के अंदर ये सिस्टम चला था 1957 से 1956 के बीच, इंडिया के अंदर चला था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। फिफ्थ है भाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है देखिएगा भाई, अंडर द मिनिमम द सेंट्रल बैंक की जरूरत टू नोट एंड एक्सटेंड बट है कि सर्कुलेटरी मिनिमम। देखिएगा भाई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है भाई कि एक लिमिट तक तो सिक्योरिटी रखी जाएगी, एक लिमिट तक नोट छापेंगे तब तक तो उसके बदले बैकअप में सिक्योरिटी होगी, लेकिन उसके बाद नोट छापेंगे किसके बेस पर, प्रोडक्शन के बेस पर। जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा कंट्री के अंदर उतने ही नोट छापते जाएंगे, यानी कि जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी पैसे की उसके हिसाब से नोट छापते जाएंगे। क्लियर है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जैसे इंडिया का रिजर्व है 200 करोड़ कुछ के आसपास, वो आपको लिखवाऊंगा अभी इंडिया का रिजर्व कितना, करंट टाइम के अंदर इंडिया का रिजर्व कितना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें सिक्योरिटी के रूप में हम रखते हैं। क्लियर है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, India adopted this system of note issue in 1956 after discarding the proportional reserve system। 1956 में proportional reserve system छोड़कर इंडिया ने कौन सा अपना लिया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अरे अब हमारे जो नोट छपते हैं इंडिया के अंदर किसके बेस पर छपते हैं भाई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पर। अकॉर्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू कीप ए मिनिमम रिजर्व ऑफ रेट 200 करोड़। अरे 200 करोड़ का बैकअप अभी हमारे पास, जिसके अंदर से 115 करोड़ रुपए गोल्ड में और 85 करोड़ रुपए फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में रखे हुए हैं। उसके बाद हम पैसा छापते हैं किसके बेस पर, प्रोडक्शन के बेस पर। क्लियर है भाई, न्यू ट्रेड पॉलिसी भी इसी नोट्स के अंदर दी गई है भाई। अरे करंट का जो मटेरियल है वो इस नोट्स के अंदर गिवन है, तो इसको पढ़ लीजिएगा भाई आप। और इसके अंदर क्या गिवन है भाई, 15 फाइनेंस कमीशन भी इसी के अंदर मिलेगा भाई आपको। क्लियर है भाई, तो ये कर लीजिएगा भाई, ये 5 मेथड है भाई नोट को छापने के लिए। क्लियर, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। तो सिंपल डिपॉजिट जो सिस्टम है वो करिएगा भाई, पढ़िएगा किसके साथ मैच करेगा, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। अरे क्या होता है भाई सिंपल डिपॉजिट सिस्टम के अंदर, 100% में बैकअप भाई, 100% बैकिंग ऑफ मेटेलिक रिजर्व, 100% गोल्ड और सिल्वर चाहिए सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। फर्स्ट से मैच, मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम के अंदर कोई लिमिट नहीं होती भाई, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल नोट्स इन केप्ट इन स्पेसिफिक रिजर्व्स। मैक्सिमम नोट इशूइंग इज सैचुरेटरी फिक्स्ड, यानी कि मैक्सिमम नोट इशू कर सकता है विदाउट सिक्योरिटी के। परसेंटेज डिपॉजिट सिस्टम, परसेंटेज डिपॉजिट सिस्टम क्या था, सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल नोट इशू इन केप्ट इन स्पेसिफिक रिजर्व। बोनस डिपॉजिट सिस्टम, बोनस डिपॉजिट सिस्टम क्या था, रिजर्व ऑफ IOUs एंड शॉर्ट पीरियड लोन्स। IOUs इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अभी वो लिख लीजिएगा, IOU, इसका मतलब क्या था भाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, IOU। इसके लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, IOU की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कोई जरूरी नहीं है अभी, अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा।
इन्वेस्टमेंट टू वेल, इन्वेस्टमेंट टू वेल, वेल भाई ये वाला वेल, इन्वेस्टमेंट टू वेल द लोन but not guarantee to repay, investment to veil the loan but not guarantee to repay, it is just contain the information who pay by whom it, दोबारा देखिएगा, इन्वेस्टमेंट टू वेल द लोन बट नॉट गारंटी टू repay it, repay it is just sorry it is just certain the information, ये सिर्फ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है भाई, हु पे, किसने पे किया, बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम इट, क्लियर है भाई, किसके द्वारा लिया गया है, किसने दिया है, ठीक है भाई, इसके बारे में नॉलेज देता हूँ मैं ये। तो बोनस डिपॉजिट सिस्टम क्या होगा भाई, रिजर्व ऑफ आई ओन यू एंड शॉर्ट पीरियड लोन्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, यानी कि 2006 के अकॉर्डिंग 2016 के अंदर आया था भाई एक, और एक हमारा आया था 2020 के अंदर आया शायद, क्लियर है भाई। तो देखिएगा, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग माइक्रो स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन क्या है, MSME, एम कलर चेंज करता हूँ देखिए, MSME, MSME, एम से क्या भी माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम, ई से इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME की डेफिनेशन 2006 के अकॉर्डिंग क्या थी वो भी लिख लीजिएगा भाई, 2006 के अकॉर्डिंग MSME की जो डेफिनेशन थी, माइक्रो 25 लाख रुपए तक अगर खर्च करते हैं तो उसको बोलते थे माइक्रो, स्मॉल 25 लाख से देखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा 25 लाख माइक्रो, 25 लाख से 5 करोड़ स्मॉल, क्लियर है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ मीडियम, ये था भी 2006 के अंदर MSME की डेफिनेशन, क्लियर है, किसके फॉर्म में थी, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। उसके बाद 2016 में आई भी डेफिनेशन टर्नओवर की सेंस में, 2016 के अंदर MSME की नई डेफिनेशन आई टर्नओवर की सेंस में, 5 करोड़ तक माइक्रो, 5 से 75 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, और अगर 75 करोड़ से 250 करोड़ तक टर्नओवर है तो मीडियम, मीडियम एंटरप्राइज यानी कि मीडियम फर्म है वो, क्लियर है भाई। उसके बाद 2020 वाला भी लिख लीजिएगा भाई, इसी क्वेश्चन के ऊपर 2020 के अंदर MSME की नई डेफिनेशन क्या है, देखिएगा भाई, करंट टाइम के अंदर MSME की जो डेफिनेशन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, करंट टाइम के अंदर MSME की नई डेफिनेशन, ठीक है भाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम, अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखिएगा MSME, इसमें दोनों गिवन है भाई, इन्वेस्टमेंट की सेंस में भी, इन्वेस्टमेंट, तो मैं पहले इन्वेस्टमेंट की सेंस में बता रहा हूँ भाई, 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट ईयरली, एनुअली है भाई, एनुअली, एक 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो, 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट की सेंस में पूछे तो 1 करोड़ तक की माइक्रो, और स्मॉल, स्मॉल की है भाई 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक स्मॉल, और 50 करोड़ तक है मीडियम, एनुअल, किसकी सेंस में भाई, इन्वेस्टमेंट की सेंस में, अरे समझो ना, इन्वेस्टमेंट की सेंस में माइक्रो 1 करोड़, मैक्रो 10 करोड़, सॉरी माइक्रो और स्मॉल 10 करोड़, और मैक्रो मीडियम कितनी है भाई, 50 करोड़, क्लियर। टर्नओवर की सेंस में, टर्नओवर की सेंस में माइक्रो कितनी है, अरे 5 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं माइक्रो को, देखो रे, अलग देखो भाई, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा भाई, फिर भी देख लीजिएगा भाई, इन्वेस्टमेंट की सेंस, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे है भाई माइक्रो, ये है स्मॉल, ये है मीडियम, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की सेंस है, और नीचे मैं लिख रहा हूँ भाई टर्नओवर की सेंस, टर्नओवर,
तो इन्वेस्टमेंट की सेंस में है, फर्स्ट तो ये 1 करोड़ तक, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम, ये 10 करोड़ तक, ये है 50 करोड़ तक। अब टर्नओवर की सेंस में 5 5 से मल्टीप्लाई करवाते जाओ, 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। क्लियर है भाई, ये है भाई न्यू एमएसएमई की डेफिनेशन, तो ये भी लिख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। तो इसमें क्या पूछा गया भाई, 2006 के अकॉर्डिंग किसकी डेफिनेशन, माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सा होगा, माइक्रो होगा 25 लाख वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 लाख, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी किसके लिए आई थी भाई, अरे रंगाराजन कमेटी किसके लिए आई थी, 1991 में बैंकिंग सेक्टर के लिए भी आई थी भी रंगाराजन कमेटी, अरे लिख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रंगाराजन कमेटी 1991 में आई थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स यानी कि सुधार करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में रंगाराजन कमेटी आई 1991 में, 1991 में रंगाराजन कमेटी आई बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए। ठीक है भाई, 1991 में बैंकिंग सेक्टर के लिए। और सेम रंगाराजन कमेटी आई 1993 में, किसके लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रंगाराजन कमेटी आई 1993 में। क्लियर है, तो रंगाराजन कमेटी किससे मैच करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन पीएससी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन। ठीक है भाई। कर्व कमेटी शायद आपको लिखवाया था भाई जब बेसिक करवाया, कर्व कमेटी कब आई थी, 1955 के अंदर आई थी भाई, 1955 के अंदर, किसके लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, किसके लिए आई थी भाई, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। अरे डिसइन्वेस्टमेंट का आपको पता होना चाहिए, अब की बार अचीव कितना हुआ और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कितना है, डिसइन्वेस्टमेंट का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और किस कमेटी में था भाई इसका कॉन्सेप्ट, रंगाराजन कमेटी में, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। ठीक है। कर्व कमेटी किसके लिए आई थी, रिपोर्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए आई थी कर्व कमेटी 1955 के अंदर। उसके बाद देखिएगा डॉक्टर आर के हजारी कमेटी, डॉक्टर आर के हजारी कमेटी आई थी वही 1967 के अंदर, डॉक्टर आर के हजारी कमेटी आई थी 1967 के अंदर, इंदिरा के राज में आई थी भाई ये, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस जरूरी है, इंदिरा के राज में हुआ था ये सब कुछ। क्लियर है, तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन वाले काम हुए थे ना इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड के ऊपर, वो सारे के सारे किस में हुए थे, इंदिरा के राज में। चलिए, तो लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी इंदिरा के राज में, तो डॉक्टर आर के हजारी कमेटी। अर्जुन सेन गुप्त कमेटी 2004 में आई थी, अर्जुन सेन गुप्त कमेटी कब आई थी, 2004 में, किसके लिए, रिव्यू ऑफ द पॉलिसी फॉर पब्लिक इंटरप्राइजेज, रिव्यू करवाने के लिए, यानी कि एक लिमिट तक, तो ठीक है, एक लिमिट के बाद मान लीजिए 50 करोड़ रुपए के बाद जब आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक हो जाए तो उसके बाद आपको पब्लिक के अंडर रिव्यू करवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये पॉलिसी किसकी थी, 2004 में, अर्जुन सेन गुप्त कमेटी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द 11th 5 ईयर प्लान एम्ड एट, जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका एम क्या था भाई, तो ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जब वो, वैसे इसका आंसर 58 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटी टारगेट था भी इसका, लेकिन 12th 5 ईयर प्लान के बाद 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया भाई। 12th 5 ईयर प्लान के बाद लिखिएगा क्या सिस्टम चला हुआ, अब लिखिएगा अभी इस क्वेश्चन के ऊपर, 12th 5 ईयर प्लान के बाद आफ्टर 5 ईयर प्लान 15 साल के लिए 15 ईयर्स का क्या बना है भाई, 15 ईयर्स का विजन डॉक्यूमेंट, 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बना है भाई, विजन डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर 7 ईयर स्ट्रेटेजी ली गई है, 7 ईयर के लिए स्ट्रेटेजी। ठीक है भाई, और 3 साल का एक्सेल प्लान, 15 साल के अंदर में क्या क्या सिस्टम है भाई, 7 ईयर के लिए स्ट्रेटेजी, 3 ईयर के लिए एक्शन प्लान, 3 ईयर एक्शन प्लान लिख लीजिएगा भाई, फिर ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अब करंट टाइम में ये चला हुआ भाई, 3 ईयर का लिए एक्शन प्लान। और इसमें जॉब टारगेट कितना है भाई, 70 लाख का जॉब टारगेट एनुअली, एनुअली जॉब यानी कि हर साल कितनी जॉब देंगे, 70 लाख, 70 लाख का जॉब टारगेट है एनुअली, एनुअली जॉब टारगेट कितना है भाई, 70 लाख। क्लियर है भाई, देखिएगा जब से 5 ईयर प्लान क्लोज हुए उसके बाद चला हुआ है विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट में क्या है, 15 साल के लिए प्लान है, 7 साल के लिए तो क्या है, स्ट्रेटजी है, और 3 साल के लिए एक्शन प्लान है। टारगेट क्या, जॉब टारगेट, हर साल कितना देंगे, 70 लाख जॉब टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो ये आया था भाई हमारा 2008 में। तो इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन पूछता रहेगा भी आपसे। चलिए,
द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा भाई, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया जीडीपी इन द ईयर 2021-22 इज एस्टिमेटेड एट। तो आपको ये लिखवा दिया भाई कि इंडियन जीडीपी में इंडस्ट्री का शेयर कितना है, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है करंट टाइम के अंदर, और सर्विस सेक्टर के अंदर शेयर कितना है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर वो तीनों लिख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओटलिंग रूल अबाउट द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्राइस वेरिएशन। कि ओटलिंग रूल क्या है, देखिए ओटलिंग रूल में क्या बताया जाता है भाई कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्राइस हम कैसे डिसाइड करें, यानी कि उनके प्राइस में जो वेरिएशन है वो कैसे डिसाइड होती है, यानी कि प्राइस जो है उसके कम ज़्यादा प्राइस हम कैसे करें। तो ये लिख लीजिएगा भाई, ओटलिंग रूल लिख लीजिएगा, लिखिएगा भाई ओटलिंग रूल। द एक्सट्रैक्शन, ओटलिंग रूल लिख लीजिएगा भाई, द एक्सट्रैक्शन, the extraction of non-renewable resources अनवीकरणीय रिसोर्सेज, इनको हम अनवीकरणीय साधन बोलते हैं भाई, अनवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज वन अलोंग इज वन अलोंग is one along the price of resources is one along the price of resources determined by determined marginal net revenue from determined by marginal net revenue from the sale of resources from the sale of resources plus increase the rate of interest इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलता है अभी ओटलिंग रूल कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनका प्राइस हम कैसे डिसाइड करें कि इनके प्राइस यानी कि हम कम ज़्यादा कैसे करें भाई, जिस रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से उनका प्राइस जो है वो भी चेंज करते रहिएगा। क्लियर। तो अब ऑप्शन को पढ़ी, क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। सॉरी, according to Ottling rule about the exhaustible natural resources, which of the following is used for price variation of the exhaustible natural resources? Rate of interest, yes भाई, क्लियर। अभी तो लेबर कॉस्ट नो, रेंट फॉर रॉयल्टी नो, तो किस क्या यूज किया गया अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगेस्ट द करेक्ट आंसर अबाउट द पिगोवियन टैक्स। तो कल करेंगे भैया, वो 52 क्वेश्चन तक कीजिएगा भैया आज आप। 2013 और 2012 के पेपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। क्लियर है। तो इनको जितना हो सके उतनी आप रिवीजन कीजिएगा। 2012 का पेपर का टेस्ट होगा अभी आपका, मॉक टेस्ट। क्लियर है। 2012 और 2013 के बोथ का लूंगा अभी साथ में। क्लियर है। ठीक है भाई, तो इतना कीजिएगा भैया, थैंक यू।